हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे फिगर ऑफ स्पीच को। तो फिगर स्पीच क्या होते हैं? ये लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, इसे हम यूज करते हैं जैसे पोइट्री हो गया हमारा या कुछ स्टोरी टेलिंग वगैरह हो गई, तो उसमें हम फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। ये क्या करती है कि जो लैंग्वेज रहती है, मान लो पोइट्री की ही, तो उसे क्या करती है और खूबसूरत बना देती है। ठीक है, और लैंग्वेज में क्या आ जाता है? ज्यादा क्लैरिटी। ठीक है, अब इसे हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इसे हम यूज करते हैं जैसे पोइट्री हो गया, है ना, स्पीचेस, एडवर्टाइजमेंट, एवरीडे कॉन्वर्सेशंस, ये सब में भी यूज करते हैं। मोस्टली पोइट्री में ये सारी चीजें यूज होती है, तो हम इसे लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके क्या है? इसके 5 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट है फिगर ऑफ कंपैरिजन, उसके बाद है फिगर ऑफ साउंड, फिर फिगर ऑफ एक्सेजरेशन, उसके बाद आ जाता है फिगर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, और फिर फिगर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा भी और हैं हमारे फिगर ऑफ स्पीचेस, बट ये 5 मेन टाइप्स होते हैं जो मोस्टली हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला है फिगर ऑफ कंपैरिजन। तो इसमें सबसे पहला क्या आ जाता है? सिमिली। ऑलराइट, इसमें सबसे पहला आ जाता है सिमिली। सिमिली क्या करता है? सिमिली हम यूज करते हैं, कोई भी दो चीज रहती है, ठीक है, अब उनमें हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। दो चीजों को हम, दो अलग अलग चीजों को हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स से हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है कि रीडर के माइंड में एक जो इमेज रहता है उसे और बेहतर बना देता है समझने के लिए। ठीक है, विविड इमेजरी क्रिएट करता है। और क्या करता है कि दो अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट के बीच में क्या दिखाता है? सिमिलैरिटीज। और ये हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? पोइट्री में करते हैं, लिटरेचर में करते हैं, या फिर एवरीडे स्पीच में भी करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि उसकी जो स्माइल थी हम उसे सन की ब्राइटनेस से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे भी ही फॉट लाइक अ लायन, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उसकी ब्रेवरी को किससे कंपेयर किया गया है? लाइन की ब्रेवरी से कंपेयर किया गया है। तो ये जो डायरेक्टली कंपैरिजन होता है ना दो अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स में या कुछ भी अनरिलेटेड थिंग्स में, तो उसे क्या कहते हैं? हम सिमिली कहते हैं। ठीक है, अब जैसे लिटरेरी रेफरेंस हो गया, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कविता है डैफोडिल्स, वहां पे उन्होंने यूज किया है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि क्लाउड जैसे अपनी रफ्तार में चलते जाता है बस, है ना, तो उसी के तरह ये अपनी वॉन्डरिंग को कंपेयर कर रहे हैं क्लाउड के जैसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मेटाफर। मेटाफर भी क्या है? कंपैरिजन ही करता है दो चीजों में, ठीक है, जो रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो सिमिली की तरह लाइक और एज नहीं, मतलब क्या करता है? ये डायरेक्टली कंपेयर नहीं करता है, बट थ्रू स्टेटमेंट ये कंपेयर करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो क्या है, टाइम इज अ थीफ। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? ये डायरेक्टली कंपैरिजन तो नहीं किया गया है टाइम और थीफ को, बट एक
स्टेटमेंट के द्वारा ये दर्शाते हुए बताया गया है कि टाइम क्या करता है कि हमारे लाइफ के मूवमेंट्स को चुरा लेता है, ठीक है? तो इस सेंस में हम टाइम को क्या बोल सकते हैं? थीफ, ठीक है? और जैसे यहाँ पे भी द वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो यहाँ पे क्या एक स्टेटमेंट के थ्रू कंपेयर किया गया है ये बताते हुए कि लाइफ क्या है? एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है और हमारा जो वर्ल्ड जो है वो हमारा स्टेज है। तो एक स्टेटमेंट की थ्रू एक कंपैरिजन बताया जाता है जो कि डायरेक्ट नहीं रहता बट सिमिलर रहता है। अब जैसे शेक्सपियर में के जो एज यू लाइक इट ड्रामा है उसमें इन्होंने यूज किया है ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज एंड ऑल द men एंड women merely players। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि हम सब जो है वो क्या है? बस एक प्ले का हिस्सा है और कुछ भी नहीं है। अब थर्ड है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हम यूज करते हैं जैसे कुछ भी नॉन ह्यूमन थिंग्स रहते हैं, ठीक है? जैसे ट्री हो गया या कोई एनिमल हो गया या कोई ऑब्जेक्ट हो गया मान लो, तो उसमें अगर हम ह्यूमन की क्वालिटीज के थ्रू कुछ बताना चाहें उसके बारे में, ठीक है? उसमें क्या करते हैं कि हम एम्बेड कर देते हैं उसमें ह्यूमन क्वालिटीज। तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने वो एनिमल को या ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? पर्सोनिफाइड कर दिया, एक पर्सनैलिटी दे दी, ठीक है? अब ये क्या करता है कि जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो क्या हो जाता है? मोर रिलेटेबल एंड एंगेजिंग हो जाता है। और इसे भी हम कहाँ यूज करते हैं? पोइट्री, लिटरेचर या स्टोरी टेलिंग वगैरह में। एग्जाम्पल में द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब यहाँ पे देखो विंड विस्पर्ड, विंड हमें पता है विस्पर नहीं किया जाता है, ये सब क्या है? ह्यूमनली थिंग्स है, ये सब ह्यूमन करते हैं। बट हमने उसे मोर एंगेजिंग एंड रिलेट करने के लिए ऐसा दर्शाया है इसके थ्रू, ठीक है? कि विंड ने क्या किया? विस्पर किया है। एक ह्यूमन एक्शन दिया गया है विंड को। तो ये क्या किया गया है कि इसके थ्रू विंड को हमने पर्सोनिफाइड कर दिया है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। फिर यहाँ पे भी द स्टार्स डांस्ड इन द स्काई। अब स्टार्स भी डांस नहीं कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पे एक ह्यूमन टच दिया है स्टार को, है ना? एक ह्यूमनली एक्शन के थ्रू दर्शाया है। एक ब्यूटीफुल जो इमेजरी क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे स्टार्स को पर्सोनिफाई किया है, ठीक है? अब जैसे एमिली डिकिंसन की बुक है नहीं बुक नहीं है, सॉरी, एमिली डिकिंसन की ये पोयम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। यहाँ पे क्या किया कि डेथ को हमने पर्सोनिफाई किया एज अ जेंटलमैन, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिगर ऑफ साउंड। फिगर ऑफ साउंड में पहला आ जाता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या हो जाता है कि एक ही लाइन में बहुत बार हम क्या देखेंगे कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है शुरू से ही, ठीक है? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हम देखेंगे कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो रहा है? रिपीट होते जा रहा है एंड तक। तो ये क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है? सेम कॉन्सोनेंट साउंड। अब वो हो सकता है कि फर्स्ट वाला मान लो कॉन्सोनेंट नहीं रहे पर साउंड आना चाहिए कॉन्सोनेंट, तो वो एलिट्रेशन ही कहलाएगा, ठीक है? अब ये क्या करता है? ये जो है पोइट्री में या कहीं पर भी
कोई भी जगह पर जहाँ पे यूज हो रहा है वहां पे रिदम और एक म्यूजिकल टच दे देता है। ठीक है। अब कॉमनली कहाँ यूज होता है? पोइट्री में होता है, मार्केटिंग स्लोगन्स में होता है, या ब्रांड नेम्स में होता है। अब जैसे एग्जांपल है, शी सेल्स शी सेल्स बाय द शी शोर। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बार बार जो है ये जो कॉन्सोनेंट है एस, ये हर मतलब मोस्टली वर्ड्स के शुरू में बार बार यूज हो रहा है। ठीक है। अब अगर वर्ड्स के अंदर हुआ ना तो नहीं रहता। मान लो ये वर्ड्स ऑलमोस्ट अलग अलग ही हम लिखते तो हम इसे भी कंसिडर करते, बट ये क्या रहता है कि वर्ड्स के शुरू में ही हम बस साउंड देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ बार बार क्या हो रहा है, एस का साउंड रिपीट होते जा रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। यहाँ पे भी क्या है, बार बार वर्ड्स में क्या है, वर्ड्स के शुरू में क्या है, पी का साउंड यूज हो रहा है। ठीक है, रिपीटेडली। तो ये क्या हो गया, ये एलिट्रेशन हो गया। अब एडगर एलन की पोयम में द रेवन में देखो यूज हुआ है, डाउटिंग ड्रीमिंग ड्रीम्स नो मॉर्टल एवर डेयर टू ड्रीम बिफोर। ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम देखेंगे कि डी का साउंड क्या है, बार बार उन्होंने रिपीट किया है, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। अब उसके बाद है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है कि बार बार हम वोवेल साउंड रिपीट करते हैं नियर बाय वर्ड्स में। ठीक है। वर्ड्स की शुरुआत में वोवेल का साउंड आता है तो वो क्या हो जाता है, एसोनेंस। जैसे द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो एन वाला वर्ड है ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कौन सा डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है, एसोनेंस यूज हुआ है। ठीक है। यहाँ पे भी गो एंड मो द लॉन, यहाँ पे भी बार बार ओ का साउंड यूज हुआ है। ठीक है। ओ साउंड यूज हुआ है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि यहाँ पे भी क्या यूज हुआ है, एसोनेंस यूज हुआ है। ठीक है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, यहाँ पे देखो कैसे यूज हुआ है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। अब यहाँ पे ए साउंड बार बार यूज हुआ है, देखो हार्नेस हो गया, शेक हो गया, ठीक है, आस्क हो गया, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ए साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज हुआ है, एसोनेंस यूज हुआ है। ठीक है। अब सिक्स्थ है हमारा ओनोमेटोपिया। ठीक है। ओनोमेटोपिया क्या होता है कि जो हमारे नेचर के आवाज होते हैं उसे इमिटेट करते हैं। ठीक है। लाइक थंडरिंग ऑफ द क्लाउड्स हो गया, बजिंग ऑफ द बीज हो गया, ये सब क्या हो जाता है, ये ओनोमेटोपिया में आ जाता है। अभी जो नेचर की जो साउंड्स रहते हैं, ठीक है, जैसे ट्री का साउंड हो गया, क्लाउड के गरजने का साउंड हो गया, ठीक है, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स हो गया, ये सब क्या हो जाता है, ये सब आ जाता है ओनोमेटोपिया में। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो है द बीज बज्ड इन द गार्डन। ठीक है। यहाँ जो बज्ड है ये क्या है, एक नेचुरल साउंड जो है उसका इमिटेशन है। ठीक है। इमिटेशन यानी कि उसे हमने कॉपी करने की कोशिश की ऑलमोस्ट। जैसे बज्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक साउंड आ जाएगा बीज के बजिंग का, है ना, वो साउंड हमारे दिमाग में खुद आ जाएगा, एक क्या हो जाएगा,
ऑडिटरी इमेजरी क्रिएट हो जाएगी हमारे दिमाग में, ठीक है ना, उस ऑडियो की इमेजरी क्रिएट हो जाती है। तो वो सब क्या आ जाते हैं ओनोमेटोपिया में, जैसे द थंडर रोड इन द नाइट। अब यहाँ पे भी जो है क्या यूज हुआ है, ओनोमेटोपिया, एक नेचुरल साउंड का इमिटेशन। अब एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोयम कम डाउन ओ मेड में देखो यूज हुआ है, एंड मर्मरिंग ऑफ इन्यूमरल बीज, ठीक है। अब बीज का मर्मरिंग, अब इससे हमें हमारे दिमाग में एक ऑडिटरी इमेजरी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या, अब ऐसा अगर कोई सेंटेंस आया तो हमें पता चल जाएगा कि क्या कि कौन सा डिवाइस यूज हुआ है, तो ओनोमेटोपिया। उसके बाद थर्ड है फिगर ऑफ एक्सजरेशन, ठीक है। अब उसमें सेवेंथ हमारा क्या आ जाता है, हाइपरबली, ठीक है। अब ये हम यूज करते हैं जब हमें कोई भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाना रहता है, ठीक है। मतलब असल में ऐसा कुछ है नहीं, बट हम क्या कर रहे हैं, उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया कि हम क्या यूज कर रहे हैं, हाइपरबली, ठीक है। जैसे आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, ऑब्वियसली हम मिलियन टाइम्स बोलते नहीं है, बट ऐसा है कि कई बार अगर हम बोले तो हम क्या यू बोलते हैं कि आई टोल्ड, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, ठीक है। थोड़ा एग्जेजरेट करके बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हाइपरबली। वैसे शी इज सो फास्ट शी कुड आउटरन अ जेट, ठीक है, कि वो इतनी तेज है कि वो एक जेट से भी आगे निकल सकती है। तो ये भी क्या हो गया कि एक एग्जेजरेशन हो गया है ना, बढ़ा चढ़ा कर हमने उसे बताया है। जैसे शेक्सपियर अपने ड्रामा में मैकबेथ में यूज किया उसने, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माय हैंड, ठीक है। ये भी एक क्या है, एक्सेजरेट किया गया है कि अगर नेपच्यून्स का जो ओशन का पानी है वो भी क्या करेगा, वो मेरे हैंड से इस ब्लड को क्लीन नहीं कर पाएगा। उसके बाद फोर्थ टाइप है फिगर्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। उसमें आ जाता है हमारा एट्थ नंबर ऑक्सीमोरॉन। अब ऑक्सीमोरॉन क्या होता हो जाता है कि दो ऑपोजिट वर्ड्स रहते हैं जिनका एकदम ही ऑपोजिट मीनिंग रहता है, उसे हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि बिटर स्वीट मेमोरीज, ये बिटर स्वीट क्या है, एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट वर्ड्स है ना, एंटोनीम्स है हम कह सकते हैं। तो ये जो हमने मिलाकर कुछ बताया तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीमोरॉन हो जाता है। जैसे डेफनिंग साइलेंस, अब डेफनिंग कुछ भी क्या हो सकता है कि जो हमारे है ना हमें डेफ कर दे, वो क्या होना चाहिए कि बहुत ज्यादा साउंड होना चाहिए, है ना, हाई वॉल्यूम रहना चाहिए। और साइलेंस क्या हो जाता है, जीरो वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हो गया, लेकिन हमने इसे क्या किया है, साथ में यूज किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। जैसे शेक्सपियर ने अपने ड्रामा रोमियो जूलियट में यूज किया है, ओ ब्रॉलिंग लव, ओ लविंग हेट। यहाँ देखो लव और हेट, लविंग हेट, ठीक है। यहाँ क्या है, लव और हेट क्या है, एक दूसरे का एंटोनीम है, लेकिन हमने क्या किया है यहाँ पे, उसे साथ में यूज किया है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीमोरॉन हो गया।
उसके बाद नाइन्थ है पैराडॉक्स। ठीक है। अब पैराडॉक्स ऐसा स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो पहले देखने से क्या लगेगा कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहा है, बट उसमें क्या रहता है कि वो फ्यू वर्ड्स जो कॉन्ट्राडिक्टरी हमें पहले लग रहे हैं, उसका जो मीनिंग रहता है, ठीक है, एक तरह से कह सकते हो जो ट्रूथ रहता है वो गहरा रहता है, मतलब कि डीप मीनिंग रहता है उसमें। जैसे लेस इज मोर, है ना। है तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी। लेस और मोर, मोर एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिंग वर्ड्स है। बट यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसका जो मीनिंग है वो डीप है। तो ये क्या हो गया, पैराडॉक्स हो गया। फिर यहाँ पे द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। यहाँ पे भी देखो कांस्टेंट और चेंज। कांस्टेंट यानी कि होता है कि कुछ भी, मतलब जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, और चेंज तो है ना, चेंज का तो मीनिंग पता ही है कि डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि जो लाइफ में जो कांस्टेंट है वो सिर्फ चेंज है। ये भी क्या करता है, एक डीपर मीनिंग होल्ड करता है, यानी कि चेंज तो हमारे लाइफ में होता ही रहेगा, यही चेंज ही सिर्फ एक कांस्टेंट चीज है जो हमेशा होते रहेगा। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग रहता है वो क्या रहता है, बहुत डीप रहता है। तो ये किस में आ जाता है, पैराडॉक्स में। अब जैसे जॉर्ज ऑवेल की जो बुक है एनिमल फार्म, उन्होंने यहाँ पे इसमें यूज किया है, और ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। ठीक है। अब उसके बाद टेंथ है हमारा आयरनी। अब आयरनी होता है जब जो कहा जाता है, ठीक है, उसका जो असली मतलब है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कि वो आयरनी है। जैसे कि अ फायर फाइटर्स हाउस बर्निंग डाउन। अब बताओ, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो एक फायर फाइटर है, ठीक है, यानी कि जो दूसरे के, मतलब कहीं पर भी अगर आग लगती है तो वो उसे बुझाने का काम करता है। अब इसी बंदे का जो क्या है, हाउस जो है वो जल रहा है। तो ये एक क्या है, एक आयरनी है ये। उसके बाद जैसे ये है सेइंग ओ ग्रेट आफ्टर फेलिंग एन एग्जाम। ये भी क्या है, एक आयरनी शो करता है कि वो एग्जाम में फेल हो चुका है, बट वो कह रहा है ओ ग्रेट, जैसे कि क्या वो पास कर गया। तो ये भी क्या हो गई, आयरनी हो गई। अब ओ हेनरी की फेमस स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मैगी, इसमें ड्रामेटिक आयरनी यूज करी गई है। ठीक है, कि द कपल sells their most prized possessions to buy gifts for each other, making the gifts useless। ठीक है। तो यहाँ क्या गया है, जो एक कपल है उन्होंने क्या किया कि अपना जो सबसे ज्यादा कीमती चीज था, ठीक है, वो उन्होंने बेच दिया एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स खरीदने के लिए। ठीक है, तो
जिसके वजह से क्या वो गिफ्ट्स क्या हो गया, यूजलेस हो गया। तो ये क्या हो गया, आयरनी हो गया। ठीक है। अब उसके बाद है फिगर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसमें पहला आ जाता है हमारा 11th नंबर में मेटोनिमी। मेटोनिमी हम यूज करते हैं जैसे कि कोई, मान लो किसी ऑब्जेक्ट का या नाम है या किसी चीज का भी नाम है। अब उसके उसे हम डायरेक्टली यूज ना करके एक कोई उससे रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड वर्ड यूज करते हैं, तो उसे हम कहेंगे मेटोनिमी। ठीक है। जैसे द व्हाइट हाउस इशूड ए स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो व्हाइट हाउस है, ये व्हाइट हाउस के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि ये ये किसके लिए स्टैंड करता है, प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है। व्हाइट हाउस में मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि प्रेसिडेंट इशू किया स्टेटमेंट। ठीक है। वैसे ही द क्राउन विल डिसाइड द फ्यूचर। यहाँ पे भी द क्राउन मतलब क्या हो गया, मोनार्की। ठीक है। जैसे कि एक सीरीज भी है, टीवी सीरीज, शायद तुम लोग जानते होगे, द क्राउन। तो उसमें क्या दिखाया गया है, जो मोनार्की है एलिजाबेथ की, उस पर बेस्ड है। ठीक है। तो वहां पे भी क्या यूज किया है उन्होंने, मेटोनिमी यूज किया है। ठीक है। उसके बाद 12th नंबर है सिनेगडकी। ये क्या इसका मीनिंग होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि किसी चीज का भी थोड़ा सा पार्ट हम यूज करते हैं, उसके ओवरऑल उसका मतलब जो एज अ होल है उसे पूरा बताने के लिए। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का हमने एक पार्ट रिप्रेजेंट किया, बट वो जो पार्ट है उसके थ्रू हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो वो क्या हो गया, सिनेक टची हो गया। जैसे ऑल हैंड्स ऑन डेक। तो यहाँ पे ऑल हैंड्स यानी कि क्या हो गया, ऑल सेलर्स। ठीक है। लेकिन सेलर्स ना यूज करके क्या किया हमने कि बस सेलर्स के हैंड्स को बताया। यहाँ पे भी ही बॉट अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स। व्हील्स यानी कि यहाँ हम क्या बता रहे हैं, कार। ठीक है। अब जैसे शेक्सपियर का ड्रामा है जूलियस सीजर, उसमें यूज किया गया, देखो, लेंड मी योर ईयर्स। अब यहाँ पे भी ईयर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिसनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट। अब देखो, वो तो मेन हमारे सारे फिगर ऑफ स्पीच हो गए। अब उसके बाद एडिशनल फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 13th नंबर में हमारा यूफेमिज्म। ठीक है। यानी कि एक पोलाइट एक्सप्रेशन। अब कुछ भी अनप्लीजेंट सा चीज है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, इसमें एक पोलाइट एक्सप्रेशन के थ्रू बताते हैं। ठीक है। ताकि उसका जो हार्शनेस हो वो क्या हो जाए, थोड़ा सॉफ्टन हो जाए। ठीक है। और वो स्टेटमेंट क्या लगे, ऑफेंसिव ना लगे। अब ये कहाँ कॉमनली यूज होता है, प्रोफेशनल्स में। ठीक है। पॉलिटिकल चीजों में या सोशल सेटिंग में। जैसे कि देखो, पास्ट अवे हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ डाइड। ठीक है। तो क्या होता है कि इसका जो, ये थोड़ा हार्श वर्ड हो गया। ठीक है, डाइड। अब इसके जगह हम एक पोलाइट वर्ड यूज करते हैं, पास्ट अवे बोलकर। ठीक है। वैसे ही लेट गो इंस्टेड ऑफ फायर्ड। अब जॉर्ज ओवेल की जो बुक है 1984, उसमें देखो,
वॉर डिपार्टमेंट को उन्होंने क्या बताया? मिनिस्ट्री ऑफ पीस, है ना? तो यहाँ क्या यूज हुआ? यूफेमिज्म। तो जैसे वॉर किस लिए लड़ा जाता है? पीस के लिए भी लड़ा जाता है, और उसमें क्या हो जाता है? ब्लड शेड भी होता है। बट यहाँ पे जो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ वॉर की जगह मिनिस्ट्री ऑफ पीस लिखा है, उससे क्या हो गया कि उसका जो हार्श साइड था जहाँ ब्लड शेड होता है, वो क्या हो गया? एक तरह से छुप गया। और जो पीस मेकिंग वाला साइड था वो सिर्फ दिखाई दिया। ठीक है। अब 14th है रिटोरिकल क्वेश्चन, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर जरूरी नहीं है। ठीक है। Rhetorical question is asked not to get an answer but to emphasize a point. अब इसमें क्या रहता है कि तुम्हें यहाँ पे आंसर देना जरूरी नहीं रहता है, बट जो पॉइंट बनाया जा रहा है, मतलब कि जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है, उसे समझने के लिए जरूरी होता है। जैसे हु डजंट लव वीकेंड्स। अब यहाँ पे हम बताएंगे नहीं कि हाँ उसे वीकेंड पसंद नहीं है, उसे नहीं है, ये नहीं बोलेंगे। मतलब बस समझ जाएंगे। ठीक है। हु डजन लव वीकेंड्स, यानी कि हर किसी को ही वीकेंड पसंद होता है। वैसे इजंट लाइफ ब्यूटीफुल, अब हम ये देखने नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बस समझने की बात है। ठीक है। अब जैसे शेक्सपियर ने अपने ड्रामा जूलियस सीजर में यूज किया है। ठीक है। उसमें मार्क एंटनी क्या है? एक कैरेक्टर है। अब उसकी स्पीच में यूज हुआ है, जैसे डिड दिस इन सीजर सीम्स एम्बिशियस। यानी कि सीजर एम्बिशियस था। ठीक है। उसमें कोई क्वेश्चन की बात नहीं है। अब उसके बाद है क्लाइमैक्स। अब देखो, एक तो क्लाइमैक्स हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्लाइमैक्स क्या होता है कि ये वो जो तुम्हारे दिमाग में आया मूवी का क्लाइमैक्स मेन पार्ट, वो नहीं, यहाँ क्लाइमैक्स अलग होता है। ठीक है। अब जैसे कोई वर्ड्स है, ठीक है, अब एक के बाद एक हम क्या करते हैं कि वर्ड्स की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? क्लाइमैक्स कहलाता है। जैसे आई केम, आई सॉ, आई कंक्योर्ड। ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ देखो, एक के बाद एक जो वर्ड्स की इम्पोर्टेंस थी या इंटेंसिटी थी, ठीक है, वो हमने क्या किया? बढ़ाते गए हम। तो वो क्या हो जाता है? क्लाइमैक्स हो जाता है। जैसे शी स्ट्रगल्ड, शी फॉट, शी वॉन। ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? क्लाइमैक्स है कि उसने स्ट्रगल किया, उसने फिर लड़ाई की और फिर वो जीत गई। ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि उसे हम एक प्रोग्रेस की तरफ लेके जाते हैं, उसे और अच्छा बनाते जाते हैं। जो इंटेंसिटी रहती है वो पॉजिटिव होते जाती है, होते जाती है, होते जाती है, तो उस वो क्या कहलाती है? क्लाइमैक्स। जैसे विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामा मैकबेथ में यहाँ यूज किया है, टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दिस पेटी पेस फ्रॉम डे टू द लास्ट सिलेबल ऑफ रिकॉर्डेड टाइम। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी जो है वो बढ़ते गई। ठीक है। तो ये क्या हो गया? क्लाइमैक्स हो गया। अब उसके बाद है एंटी क्लाइमैक्स।
तो नाम से ही पता चल रहा है कि एंटी क्लाइमेक्स क्या है, तो क्लाइमेक्स का ऑपोजिट है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि इम्पोर्टेंस जो होता है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। ठीक है, मतलब जो उसका इंटेंसिटी है वो नेगेटिव होते जाती है। जैसे ही लॉस्ट हिज जॉब, हिज हाउस एंड हिज टेम्पर, है ना, एक नेगेटिव इंटेंसिटी की ओर लेके जा रहा है ये सेंटेंस, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लाइमेक्स हो गया। वैसे ही फॉर गॉड, फॉर कंट्री, फॉर फुटबॉल। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ यहाँ पे लेते हुए चला गया ये सेंटेंस, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लाइमेक्स। अब अलेक्जेंडर पोप का एक सटायर है द रेप ऑफ द लॉक, उसमें एंटी क्लाइमेक्स यूज हुआ है। क्या, नॉट लाउडर श्रिक्स टू पिटिंग हेवेंस आर कास्ट व्हेन हस्बैंड्स और व्हेन लैपडॉग्स ब्रीथ देयर लास्ट। देखो, पहले हस्बैंड और लास्ट में क्या, लैपडॉग्स, तो ये क्या हो गया, ये इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा था, और ये क्या है, लैपडॉग, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हस्बैंड से तो कम ही है, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एंटी क्लाइमैक्स। ठीक है, अब उसके बाद 17 नंबर पे है एनाफोरा। ठीक है, या एनाफोरा, मतलब पूरा फो प्रोनाउंस मत करना, एनाफोरा। ये क्या होता है, ये होता है कि हम सेम वर्ड को बार बार रिपीट करते जाते हैं। ठीक है, कैसे रिपीट करते हैं, तो किसी भी क्लॉजेस, सक्सेसिव क्लॉजेस, यानी कि एक के बाद एक जो क्लॉजेस आते हैं ना, उसे बोलेंगे। अब उसकी शुरुआत में हम यूज करते हैं। ठीक है, फॉर रिदम या इम्फेसिस के लिए, तो वो क्या हो जाता है, एनाफोरा। जैसे आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, मतलब यहाँ बीच में भी सेंटेंस होंगे, तो यहाँ पे बार बार हमने क्या यूज किया है, ड्रीम यूज किया है। ठीक है, उसे ज्यादा इम्फेसाइज करने के लिए, ड्रीम पर ज्यादा फोकस डालने के लिए, तो ये क्या हो जाता है, एनाफोरा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट ऑन द लैंडिंग ग्राउंड्स, वी शैल फाइट इन द फील्ड्स। यहाँ पे भी क्या है, फाइट को बार बार यूज किया है विंस्टन चर्चिल ने। क्यों, फाइट पे ज्यादा फोकस डालने के लिए, ठीक है, ज्यादा इम्फेसाइज करने के लिए, तो ये क्या हो जाता है, एनाफोरा हो जाता है। ठीक है, अब देखो, चार्ल्स डिकेंस ने अ टेल ऑफ टू सिटीज में यूज किया है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। यहाँ पे भी देखो, टाइम्स उन्होंने, टाइम्स पर उन्होंने इम्फेसिस ज्यादा डाला, और एज पर उन्होंने इम्फेसिस ज्यादा डाला है, तो ये क्या हो गया, एनाफोरा हो गया। उसके बाद 18th नंबर में आता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस होता है जब हम क्या करते हैं कि एक ही सेंटेंस में हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज डालते हैं, यानी कि जो बिल्कुल सिमिलर नहीं हो, अलग अलग हो। ठीक है, वो डालते हैं टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट। अब जैसे यहाँ, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, यानी कि यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या बोला गया है कि बात करना भी जरूरी है, लेकिन चुप रहना क्या है, और भी ज्यादा वैल्यूएबल है। क्या किया है हमने, स्पीच और साइलेंस का एक, दोनों का अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज बताया गया है कि स्पीच इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोल्ड, मतलब साइलेंस जो है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्ड के जैसा इंपॉर्टेंट है, और स्पीच बोलना क्या है, सिल्वर के जितना इंपॉर्टेंस है। वैसे ही मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, कि बुलाया बहुत कोई को जाता है, लेकिन चूज किसको किया जाता है, बहुत ही कम को।
अब देखो, जॉन मिल्टन की जो बुक है पैराडाइज लॉस्ट, इसमें यूज किया गया इट्स बेटर टू रेन टू हेल देन सर्व इन हेवन। यहाँ पे भी क्या है, कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है। हेवन और हेल। द नेक्स्ट 19th नंबर में हमारा अंडर स्टेटमेंट। अब अंडर स्टेटमेंट हम यूज करते हैं जब किसी चीज को उसकी एक्चुअल वैल्यू से हमें कम दिखाना है, ठीक है, तो हम अंडर स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब ये क्यों यूज किया जाता है, मोस्टली ह्यूमर या आयरॉनिक इफेक्ट के लिए। जैसे इस जस्ट ए स्क्रैच, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो, अगर हम किसी डीप वुंड, मतलब कि एक गहरी चोट लगी है हमें, ठीक है, ज्यादा चोट लग गई है, अब उसे हम क्या बोल रहे हैं, जस्ट अ स्क्रैच, ठीक है। तो वो ये क्या हो गया, अंडर स्टेटमेंट हो गया, कि हम उसे बड़ा ना लेके क्या बोल रहे हैं, बहुत छोटा सा बात है ये तो वो हो गया अंडर स्टेटमेंट। अब जैसे जो टॉपर्स रहते हैं, देखना उनका हाईएस्ट मार्क्स रहता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि मैंने ठीक किया है टेस्ट में, है ना, आई डिड ओके ऑन टेस्ट, तो वो ये क्या हो जाता है, अंडर स्टेटमेंट हो जाता है। अब देखो, मार्क ट्वेन द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, इसमें एक सीन है, देखो यहाँ पे क्या है, आंट शैली क्या बोलती है, गुड ग्रेशियस एनीबडी हर्ट, तो ये दूसरा कैरेक्टर जो है हक, ये क्या बोलता है, नो मैम किल्ड अ निग्गर। यानी कि क्या बताया गया है, एक रेसिज्म और जो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू होती है, इसे अंडर स्टेटमेंट की के थ्रू बताया गया है। कि जब ये पूछती है कि एनीबडी हर्ट, तो ये बोलता है कि नहीं, बस एक जो ब्लैक पीपल पर्सन है वो मरा है, यानी कि वो उसके मरने से क्या एक फर्क ही नहीं पड़ा कोई, तो ये क्या हो गया, अंडर स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद 20th नंबर में है लाइट टोटीज, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी एक फॉर्म होता है अंडर स्टेटमेंट का, ठीक है। ये क्या करता है कि डबल नेगेटिव का यूज करता है ताकि एक पॉजिटिव मीनिंग क्रिएट कर सके। जैसे ही इज नॉट अनफेमिलियर विद द सब्जेक्ट, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है कि उसे पता है, ठीक है, ही नोज इट वेल। वैसे इट्स नॉट द वर्स्ट आइडिया आई हैव एवर हर्ड, यानी कि ये ये मतलब बहुत बुरा भी नहीं है, अच्छा ही है, ऐसा ऐसा कहने का मतलब हो गया इसका। अब जैसे ओल्ड इंग्लिश का एपिक है बेओवुल्फ, उसमें देखो नॉट बैड यूज हुआ इंस्टेड ऑफ गुड में, ठीक है, गुड की जगह क्या बोला हमने, नॉट बैड, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। अब उसके बाद 21 नंबर में है जेउगमा।
तो ज़्यग्मा तब होता है जब एक, ठीक है, एक एक ही वर्ड दो अलग वर्ड्स के साथ यूज होता है, लेकिन दोनों के साथ इसका अलग मीनिंग हो जाता है। ठीक है। अब ये क्रिएटिव टेक्निक है, ठीक है, जो क्या करता है, ह्यूमर या ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि शी स्टोल माय हार्ट एंड माय वॉलेट। अब देखो, यहाँ पे सिंगल वर्ड, यहाँ दो दो वर्ड्स के साथ स्टोल हार्ट के भी साथ यूज कर रहे हैं और वॉलेट के साथ भी यूज कर रहे हैं, लेकिन शी स्टोल माय हार्ट का मीनिंग अलग हो जाएगा, शी स्टोल माय वॉलेट का मीनिंग अलग हो जाएगा। ये तो उसने चोरी कर लिया उसका वॉलेट पूरा, ठीक है, लेकिन आई शी स्टोल माय हार्ट मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, ये मेटाफोरिकल मीनिंग दे देगा फिर। और ये दोनों मिला के क्या हो रहा है कि एक ह्यूमर ड्रामेटिक ह्यूमरस इफेक्ट क्रिएट हो रहा है ना, कि उसने मेरा दिल भी चुरा लिया और मेरा वॉलेट भी चुरा लिया। फिर यहाँ पे भी ही कैरीड अ स्ट्रॉब लाइट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइव्स ऑफ हिज मैन, द थिंग्स दे कैरीड। यहाँ भी कैरीड का क्या है, एक फिजिकल और एक मेटाफोरिकल मीनिंग हो जाता है। एक तो हो जाता है कि उसने एक स्ट्रॉब लाइट कैरी की थी, और एक क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या, लाइव्स ऑफ हिज मैन, उनके आदमी के जीवन की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने कैरी करके रखी थी। तो ये क्या हो गया, एक मेटाफोरिकल मीनिंग हो गया। अब जैसे अलेक्जेंडर पोप ने अपने सटायर द रेप ऑफ द लॉक में यूज किया है, और स्टेन हर ऑनर और हर न्यू ब्रोकेड। ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक तो हर ऑनर यानी कि उसका रेप्यूटेशन स्टेन करना है, या फिर उसके जो कपड़े हैं उसे स्टेन करना। तो दोनों का मीनिंग क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब उसके बाद आता है 22nd नंबर में पन। अब ये क्या करता है कि ये एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग, ठीक है, निकाल देता है ह्यूमर के लिए। जैसे टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। तो यहाँ पे भी देखो, ये जो एक ही वर्ड है फ्लाइज, यहाँ दोनों जगह क्या है, मल्टीपल मीनिंग निकाल रहा है। यहाँ पे फ्रूट फ्लाइज क्या हो गया, यहाँ पे इंसेक्ट हो गया, है ना, और यहाँ पे फ्लाइज मतलब हो गया कि एक तेज रफ्तार से, ठीक है, एरो के जैसा तेज रफ्तार हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना, यहाँ पे इंसेक्ट हो गया। फिर आई यूज टू बी अ बेकर बट आई कुडंट मेक इनफ डो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डो का जो मीनिंग है वो अलग हो गया। एक तो आटा भी हो गया, बट यहाँ पे जो मीनिंग है ना, वो बोल रहा है कि पैसा, ठीक है, कि वो बेकर था बट वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा था, ये मीनिंग हो गया इसका। तो ये क्या हो गया, पन। ठीक है। जैसे विलियम शेक्सपियर की जो ड्रामा है,
रोमियो एंड जूलियट उसमें यूज हुआ है आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। अब यहाँ ग्रेव का क्या हो जाता है, दोनों मीनिंग हो जाता है, सीरियस भी हो जाता है और डेड भी हो जाता है। अब उसके बाद आ जाता है 23rd में एपिग्राम। अब कोई भी शॉर्ट और विटी स्टेटमेंट होता है, ठीक है, या पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एपिग्राम। जैसे आई कैन रेसिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन, कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मैं हर चीज का सामना कर सकता हूँ बट लालच को छोड़ के। वैसे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, कि एक बच्चा ही एक व्यक्ति का भविष्य तय करता है। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया, एपिग्राम हो गया। अब अलेक्जेंडर पोप का एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में उन्होंने यूज किया है टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि गलती करना इंसानों की फितरत है लेकिन माफ करना एक डिवाइन क्वालिटी है। ये क्या हो जाता है, एपिग्राम हो जाता है। एक थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट। उसके बाद है 24th अपोस्ट्रोफी, यानी कि एड्रेसिंग एन एब्सेंट और नॉन लिविंग थिंग एज अलाइव, ठीक है, कि कोई चीज जो, ठीक है, कह सकते हैं हम कि कोई इंसान किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया या डेड पर्सन हो गया, ठीक है, इससे डायरेक्टली बात कर रहा है, जैसे कि वो उसी के सामने रहे, ठीक है, और वो उससे बात कर रहा है, तो वो हो जाता है अपोस्ट्रोफी। जैसे कि ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, तो यहाँ क्या कर रहा है कि वो सीधा डेथ से बात कर रहा है, कि है ना, और उससे पूछ रहा है सीधा डेथ से, तो ये क्या हो जाता है, एपोस्ट्रोफी हो जाता है, ठीक है। वैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये भी क्या हो गया, एपोस्ट्रोफी ही हो गया, कि ये सीधा स्टार्स को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, डायरेक्टली उससे पूछ रहे हैं। जैसे कि स्टार क्या है, एक पर्सन है उसके सामने खड़ा हुआ और पूछ रहा है, ठीक है। अब जैसे विलियम शेक्सपियर अपने ड्रामा जूलियस सीजर में उन्होंने यूज किया है, ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रिटिश बीस। अब ये जजमेंट से सीधा बात कर रहे हैं, जब ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, है ना, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो गया। अब इस अब इसको क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली पूछ रहे हैं, एक लिविंग एंटिटी बना दिया हमने उसे, एब्स्ट्रैक्ट को लिविंग एंटिटी बना दिया, तो वो क्या हो जाता है, अपोस्ट्रोफी हो जाता है। अब उसके बाद 25th नंबर में ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाता है कि एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव का इनडायरेक्ट यूज। ठीक है, ये कब यूज करते हैं हम, जब एक एडजेक्टिव एक ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्टली
ना होकर क्या होता है, इनडायरेक्टली किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, तो हम उसे बोलेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, शिफ्ट कर जाता है। जैसे रेस्टलेस नाइट। अब नाइट मोस्टली क्या होता है, हम यहाँ सोते हैं यानी कि रिलैक्स करते हैं, लेकिन हमने क्या यूज किया है, बिल्कुल ऑपोजिट चीज, रेस्टलेस नाइट। है ना, कि पर्सन जो है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, रेस्टलेसनेस। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट। एडजेक्टिव जो होता है वो हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल चेंज कर देते हैं। फिर हैप्पी मॉर्निंग्स। यहाँ पे भी देखो, हैप्पी मॉर्निंग्स मतलब जो पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है वो हैप्पी है मॉर्निंग में, तो हम बोलेंगे हैप्पी मॉर्निंग्स। अब जॉन कीट्स अपने ओड टू नाइटिंगेल में देखो, थ्रू वर्ड्यूरस ग्लूम्स एंड विंडिंग मॉसी वेज, यहाँ पे भी क्या किया है उन्होंने, ग्लूम्स और मॉसी क्या है, इनडायरेक्टली नेचर का मूड को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी सेल्स शी सेल्स बाय द सी शोर। ये क्या, यहाँ क्या हो रहा है, बार बार एस का साउंड रिपीट हो रहा है वर्ड्स के शुरुआत में, है ना। और एस क्या हो जाता है यहाँ पे, मतलब जो श साउंड हो रहा है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या हो जाता है, एलिट्रेशन हो जाता है, तो हम एलिट्रेशन मार्क कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड नंबर में है, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, विंड विस्पर्ड क्या हो जाता है, हम क्या कर रहे हैं, विंड को एक पर्सनैलिटी दे रहे हैं, ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है, तो सी पर्सोनिफिकेशन मार्क कर देंगे हम। अब उसके बाद है थर्ड, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस, लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। अब देखो यहाँ पे हम लाइक देख सकते हैं, और लाइफ को क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स से। अब ये डायरेक्टली कंपेयर करते हैं जब हम लाइक या एज यूज करके, तो वो क्या हो जाता है, सिमिली हो जाता है, तो हम यहाँ मार्क कर देंगे ए सिमिली। उसके बाद फोर्थ नंबर है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फॉर द सेंटेंस, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम। अब यहाँ पे भी मिलियन टाइम्स बोला गया, यानी कि क्या हो रहा है, एक एग्जेजरेशन कर रहे हैं हम। अब कुछ भी एग्जेजरेट करते हैं, ठीक है, उसके एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा, तो वो क्या हो जाता है, हाइपरबोल, सॉरी, हाइपरबली। ठीक है, तो हम बी मार्क कर देंगे, हाइपरबली। देन नेक्स्ट है, what is the figure of speech in the sentence, the world is a stage and we are all actors। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वर्ल्ड और स्टेज को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट के थ्रू। और लाइक और एज इसमें हमने यूज नहीं किया, यानी कि वो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड कंपैरिजन हो गया, यानी कि मेटाफर हो गया, मेटाफर मार्क कर देंगे हम। उसके बाद सिक्स नंबर में
Which figure of speech is used in the sentence? He is as brave as a lion. यहाँ पे हमने उसकी ब्रेवरी को किससे कंपेयर किया है? लायन से किया है। ठीक है, डायरेक्टली कंपेयर किया और क्या यूज किया हमने? एज। तो ये क्या हो जाएगा? सिमिली। तो ए सिमिली मार्क कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर में है व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द फ्रेजल बिलो, सॉरी इन द फ्रेज बिलो? बिटर स्वीट मेमोरीज। अब बिटर और स्वीट क्या हो गए? एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, है ना, एंटोनीम्स हो गए। तब दोनों को हम साथ में यूज कर रहे हैं फ्रेज की तरह, तो वो क्या बन जाते हैं? ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, तो सी ऑक्सीमोरॉन मार्क कर देंगे। उसके बाद 8th नंबर में है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस बैंक द गनशॉट इकोड थ्रू द वैली। अब यार बैंग क्या हो गया? एक साउंड हो गया, है ना, नेचुरल साउंड का इमिटेशन हो गया बैंग। तो उसे क्या बोलते हैं हम? ओनोमेटोपिया। ठीक है, तो सी मार्क कर देंगे, ओनोमेटोपिया। फिर 9th नंबर में आई एम नॉट अनहैप्पी विथ माई टेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? दो नेगेटिव चीज बोल रहे हैं एक पॉजिटिव मीनिंग के लिए, तो वो क्या हो जाता है? लाइटोटी हो जाता है। तो ए मार्क कर देंगे। अब यार 10th नंबर है, क्या है? आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डेथ से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। जैसे कि डेथ क्या है? एक इंसान है, सामने खड़ा है, तो वो क्या हो जाता है? क्या बोलते हैं हम ऐसी चीज को? एपोस्ट्रोफी। तो हम यहाँ बी मार्क कर देंगे, एपोस्ट्रोफी। ठीक है, अब 11th नंबर है which figure of speech is present in this phrase? The pen is mightier than a sword. अब यहाँ पेन, पेन क्या है? एक सिंबल है, किसके लिए? नॉलेज के लिए। और स्वर्ड किसका सिंबल दे है यहाँ पे? वॉयलेंस का सिंबल है। ठीक है, तो हमने एक क्या किया है कि इंस्टेड ऑफ द सेम थिंग हमने उसका क्लोजली रिलेटेड वर्ड यूज किया है रेफरेंस के लिए। तो इससे क्या कहते हैं हम? मेटोनिमी कहते हैं। तो डी मेटोनिमी मार्क कर देंगे हम। उसके बाद 12th नंबर है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस फ्रेज टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। यहाँ एर मतलब क्या हो जाता है? एरर करना, यानी कि गलती करना। यहाँ पे भी क्या है? एक सेंटेंस में क्या किया जा रहा है? ऑपोजिट। एक बार देख लेते हैं पीछे, आई थिंक फिगर ऑफ स्पीच ही है, सॉरी एंटीथेसिस बोलते हैं इसे। एंटीथेसिस नहीं है, एपिग्राम है। और यहाँ पे दिया नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना इसे काट दो। ठीक है, इसके जगह पे होगा एपिग्राम होगा। क्वेश्चन बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, हो सकता है एपिग्राम होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है बट एपिग्राम होगा, तो इसमें भी बी मार्क कर देंगे, एपिग्राम। ऑलराइट। उसके बाद 13th नंबर है
What figure of speech is used in this phrase? He kicked the bucket yesterday. अब यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? अब देखो, किक्ड द बकेट का मतलब होता है कि मर जाना, ठीक है? डाइड होता है उसका मतलब। तो यहाँ हमने क्या किया है, डाइड के जगह पे एक पोलाइट फ्रेज यूज किया है, किक द बकेट। तो ये क्या हो जाएगा, यूफेमिज्म हो जाएगा। ऑल राइट, तो सी यूफेमिज्म मार्क कर देंगे। उसके बाद 14th नंबर है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब इसका फिगर ऑफ स्पीच बताना है। अब देखो, लिटिल नॉलेज क्या है? लिटिल नॉलेज से हमें पता चलता है कि मतलब उतना कुछ हानिकारक सुनने से नहीं लगता है। लेकिन यहाँ आगे सेंटेंस में क्या बताया गया है कि लिटिल नॉलेज क्या है, बहुत डेंजरस चीज है। तो ये क्या हो जाता है, एक पैराडॉक्स हो जाता है। ठीक है, तो बी पैराडॉक्स हम मार्क कर देंगे। तो देखो, ये जो हमारा है ना, इसे तो तुम लोग को अच्छा से याद कर कर ही जाना पड़ेगा, और क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके, लेकिन याद करके थोड़ा चले जाना, ठीक है? कि सारे फिगर ऑफ स्पीच का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। कोई कोई जगह पे कंफ्यूजिंग रहेगा, तो वो सब अच्छे से देखकर चले जाना। ठीक है, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन।